ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना। फाइनली इस चैप्टर के लास्ट हिस्से में पहुंच गए हम लोग, है ना। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। तो लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था श्रोडिंगर के बारे में, ठीक है, जिससे पता चला कि किस तरह से हो सकता है कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड कर सकते हैं एक एटम के अंदर और कितना मुश्किल हो सकता है। हम बस इतना बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी कहाँ पे कितना है, एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेगा। क्लियर है। तो अब उसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। ये जो ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है ना, तो उन ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट में हम एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल में क्या मतलब है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल का। हमने देखा 1s ऑर्बिटल होता है, फिर देखा 2s होता है, 2p होता है। इन ऑर्बिटल्स का भी एनर्जी डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर कोई ऑर्बिटल का एनर्जी सेम हो गया उसको कहते हैं डीजेनरेट्स ऑर्बिटल, ठीक है। और जिस ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंट है ना, उनके लिए कॉन्सेप्ट हम कुछ अलग अलग लगाते हैं। अब सवाल ये है कि हम ऑर्बिटल का एनर्जी को निकालते कैसे हैं सर, है ना। तो ऑर्बिटल का एनर्जी को निकालने के लिए एक रूल है जिसको कहते हैं n+l रूल, ठीक है। हम n+l रूल से पता करते हैं एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं। अब यहाँ पे मान लो कि एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल निकालना यूजिंग n+l रूल, है ना। n+l रूल में जिसका वैल्यू n+l का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा, है ना, उसका एनर्जी ज्यादा होगा, और जिसमें n+l का वैल्यू जिस ऑर्बिटल का कम होगा उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगा। अब एनर्जी ज्यादा और कम से क्या मतलब है? ऑब्वियसली जिसमें कम एनर्जी होगा पहले इलेक्ट्रॉन उसमें रहना पसंद करेंगे, ठीक है, और जिसका एनर्जी ज्यादा होगा बाद में उसमें इलेक्ट्रॉन रहना पसंद करेंगे। कम एनर्जी में पहले, फिर उसके बाद और ज़्यादा एनर्जी में। मतलब इलेक्ट्रॉन का फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि जो एक एटम होता है ना, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से पाए जाते हैं, इसीलिए पहले जानना होगा कि इन ऑर्बिटल का एनर्जी कैसा होता है, ठीक है। और जो ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होता है उसे डीजेनरेट्स ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, n+l रूल का वैल्यू अगर ज़्यादा है, मोर इज द n+l value, more is the what? Energy of orbital, समझे। और जिसका वैल्यू कम होगा और उसमें एनर्जी कम होगा। अगर n+l का वैल्यू कम होगा एनर्जी कम होगा। लेकिन क्या हो अगर दो ऐसे ऑर्बिटल है जिनके n+l का वैल्यू सेम हो, तो क्या हो अगर कोई दो ऐसे ऑर्बिटल है जिसमें n+l का वैल्यू सेम है ना। तो हमें देखना होगा n का वैल्यू। किसका वैल्यू देखना होगा? n का वैल्यू। जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। मतलब इफ वैल्यू ऑफ n+l ऑफ टू ऑर्बिटल आर सेम, देन ऑर्बिटल्स with higher n value have higher energy। समझ में आया कि नहीं? अगर दो ऑर्बिटल ऐसे हैं जिसके n के l प्लस वैल्यू सेम है तो उसमें क्या होगा, जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा उस ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होगा। क्या बोलना चाहते हैं, है ना। देखो समझाते हैं हम क्या बोलना चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने देखा ऑर्बिटल के बारे में, क्या क्या ऑर्बिटल देखा। पहला सेल का बात करते हैं जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 1 है ना। वैसे वैसे करके हम चलेंगे, देखते हैं आगे में हमने जगह दिया है कि नहीं। फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल से तो जगह नहीं दिए, खैर इसको ऐसा बता देते हैं। देखो मान लो क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ n है ना, और यहाँ पे l का वैल्यू कोई ऑर्बिटल का, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऑर्बिटल है, कोई भी ऑर्बिटल है। लेट्स से हमारे पास 1s ऑर्बिटल है, तो 1s ऑर्बिटल का वी ऑल नो n का वैल्यू कितना होगा और l का वैल्यू कितना होगा। तो n+l का वैल्यू कितना होगा, 1, ठीक है। अब बात करते हैं 2s ऑर्बिटल का, n का वैल्यू कितना होगा, s का वैल्यू सम कितना आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 1s का एनर्जी कम होता है और 2s का एनर्जी उससे ज्यादा होता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में रहना पसंद करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन। अच्छा और एक बात,
एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। प्लीज रिमेंबर दैट, एक ऑर्बिटल में, एक डब्बा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, है ना। आगे बात करेंगे उसके बारे में। अब आते हैं 3s के बारे में, है ना। अगर हम 3s को देखेंगे, बहुत ध्यान समझना, तो 3s में n का वैल्यू कितना है, 3, 1s 2s 2p पहले बात कर लेते हैं, है ना। पहले बात कर लेते हैं 2p का। अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू कितना है, सम कितना हो गया, 2 का, p का वैल्यू 2 और p का वैल्यू 1 और ये तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। बट क्या हो अगर हम निकालेंगे 3s का, तो 3s में इसका कितना वैल्यू होगा, 3, और s का वैल्यू कितना होगा, l का वैल्यू 0, इतना कितना आएगा, हाँ। तो तुम क्या देख रहे हो यहाँ पे देख रहे हो कि n + l का वैल्यू दोनों का क्या है, सेम है। हम बोले जब n + l का वैल्यू दोनों का सेम हो, 2 ऑर्बिटल का, तो उस ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होगा जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है, मतलब जिसका n का वैल्यू ज्यादा है। नाउ टेल मी n का वैल्यू किसका ज्यादा है, 2p का कि 3s का, 3s का n का वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब 3s का एनर्जी 2p से ज्यादा होगा, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन 2p में रहेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन 3s में रहेंगे। आया बात समझ में। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बात करते हैं 3s के बाद 3p का। मतलब ये हमारा पहला सेल 1s, दूसरा सेल 2s 2p, तीसरा सेल 3s 3p 3d, है ना। अच्छा 3d में ये 3 ऑब्वियसली, d का वैल्यू कितना है, 2 है। अच्छा p नहीं बना है क्या, सॉरी पहले p लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे 3 है, p का वैल्यू कितना है, कितना हो गया, यहाँ पे 3 है, p का वैल्यू, d का वैल्यू कितना है, 2, क्या हो गया। तो इस तरह से चलते रहेगा। क्या हो अगर हम निकालना चाहते हैं, है ना, 4s का, बच्चा लोग अगर हम 4s का निकालना चाहते हैं, टेल मी 4s के लिए क्या हो जाएगा, n l और n + l का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब ये 4s के लिए n का वैल्यू कितना है, 4, l का वैल्यू, सम, यहाँ पे सम, इसका मतलब 3d से पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। प्लीज रिमेंबर दैट, मानते हैं कि ये तीसरा सेल है, और हम क्या समझे थे, बोर एटॉमिक मॉडल याद करना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू हमारा नील बोर एटॉमिक मॉडल्स। हम क्या कर रहे थे, पहले इलेक्ट्रॉन पहले सेल में भरता था 2, फिर दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में मैक्सिमम जो है 18 तक का था, लेकिन अगर उससे कम इलेक्ट्रॉन होता तो हम 8 भरते थे या नहीं भरते थे, उसके बाद फिर जंप करते थे अगले सेल में। लेकिन ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है, वो एनर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अलग बात है कि तीसरा सेल है, चौथे सेल में इलेक्ट्रॉन तीसरे सेल से पहले जा सकता है अगर ऑर्बिटल का एनर्जी कम है तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पसंद है कम एनर्जी में रहना। ऑब्वियसली ज्यादा कम एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी, केमिस्ट्री का यही रूल है, जितना कम एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे शॉकिंग बात यह है कि 4s को लिखने से पहले, मतलब 3d को लिखने से पहले हमें क्या लिखना होगा, 4s को लिखना होगा। आया बात समझ में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब ये चौथा सेल हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, उसमें क्या क्या पाया जाएगा, n प्लस, क्या फॉर्मूला है, n + 1, l का वैल्यू क्या है, n + 1, 4 + 1 कितना हो गया, 3, 4 + 1 कितना हो गया, 4 - 1, सॉरी क्या पगला गए हम, n - 1 सॉरी, क्योंकि हम l का वैल्यू कैसे निकालते हैं, n - 1, l का वैल्यू ऐसे निकालते हैं ना। अगर मान लो हमारे चौथे सेल का बात कर रहे हैं, तो चौथे सेल में 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। अब ये फॉर्मूला क्या है, 0 to n - 1, तो 0 1 2 3 4 सब सेल्स आएंगे, है ना। 0 पे 4s, 1 पे 4p, 2p 4d और 3 पे 4f, ये 4 सब सेल आएंगे। क्लियर है। लेकिन इन 4 सब सेल को जब कंपेयर करोगे ना बच्चा लोग, इसके अंदर भी बहुत कुछ मिल जाएंगे तुम्हें। देखो 4p में इसका वैल्यू कितना है, 4, p का वैल्यू कितना है, सम कितना मिलेगा, वेरी गुड, 4, 2 कितना मिलेगा, 4 कितना मिलेगा। अब यहाँ पे स्टार्ट हुआ 5वां सेल। शॉकिंग बात देखो, अब फिर से 5 + 0 कितना हो गया,
मतलब 4p के बाद पहले 5s में जाएगा इलेक्ट्रॉन। बात आ रहा है समझ में? बहुत ही शॉकिंग बात है। 4p के बाद इलेक्ट्रॉन की 4p में, अच्छा बोलो सर इसमें सेम है ना? हम बोले अगर सेम हो, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है। तो क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है, इसका कम, इसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 4p में, और 4p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 5s, फिर 4d, फिर क्लियर है? ऐसा प्रॉब्लम है। 5s के बाद क्या हो जाएगा? अरे 5p 5वें सेल एंटर कर गया ना, तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, कितना हो गया? 5 सॉरी 5 + 1 है ना, p1 है, ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि 4p के बाद 5s, 5s के बाद कहाँ गया रे? 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, याद कैसे रखेंगे, है ना? हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सर ये तो पूरा कचड़ा हो गया। हम लोग तो आसान सोच रहे थे कि 1 पहला सेल है 1s होगा, दूसरा सेल है 2s 2p होगा, तीसरा सेल है 3s 3p 3d होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन को? तो चलो पढ़ते हैं फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एन एटम्स, कि कैसे इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है ऑर्बिटल में, है ना? इनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। हम बोले एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? एक ऑर्बिटल में 2। s में कितना ऑर्बिटल होता है? 1। तो मतलब s में अरे यार, है ना, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? क्योंकि एक डब्बा होता है ना, एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितना डब्बा होता है? 3। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? d में कितना डब्बा देखे तुम? 5। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? अब टेल मी f में कितना डब्बा होगा? रुको हमको बताओ f में। अच्छा f में कितना डब्बा होगा किस क्वांटम नंबर से निकालेंगे? कौन सा क्वांटम नंबर बताएगा? हम पूछ रहे कि कौन सा क्वांटम नंबर ये बताएगा कि f में कितने ठो ऑर्बिटल्स है? कौन सा क्वांटम नंबर बताएगा? भाई साहब क्वेश्चन तो समझो, कौन सा क्वांटम नंबर बताएगा? कौन सा? 3 क्वांटम नंबर अभी तक पढ़े हम लोग, चौथा आगे पढ़ेंगे। 3 क्वांटम नंबर पढ़े। क्या क्या क्वांटम नंबर पढ़े? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इन 3 क्वांटम नंबर से कौन क्वांटम नंबर है जो f में रहने वाला डब्बा के बारे में बताएगा कि इसमें कितना ठो डब्बा होगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यार कितना सबसेल होगा? अजीमुथल क्वांटम नंबर। कौन कौन सब? s होगा, p होगा, d होगा, कौन कौन होगा? अजीमुथल क्वांटम नंबर। उस सबसेल के अंदर कितना डब्बा होगा, मतलब कितने ऑर्बिटल्स होंगे, वो कौन बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या कॉमेडी करते हो? अब f है, व्हाट यू हैव टू फाइंड? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ f कैसे फाइंड करेंगे भाई? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? 2l + so we have to find azimuthal quantum number for f. Tell me what is the azimuthal quantum number for f? s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। just put it, 3 2 जा 6 + 1। इसका मतलब कितना तो डब्बा रहेगा? 7 तो डब्बा, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 14। वेरी गुड। अरे एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो 7 डब्बा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? आया बात समझ में? क्या तुम लोग भी इतना पढ़ा के भी क्या क्या बोलते हो? हैं, क्वांटम नंबर पूछ रहे हो तो 4 जवाब दे रहे हो यार, है ना? अब आगे देखो, ये है s, p, d एंड f, जिसमें हमें ये पता चला कि s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, p में कितने रहेंगे, d में कितने रहेंगे और f में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि अगर d में 10 के अलावा अगर 5 भी इलेक्ट्रॉन रहे तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। 10 रहे या 10 के अलावा 5 रहे, उसी तरह इसमें 14 रहे या 7 रहे तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? आगे में पढ़ेंगे कि इसका स्टेबिलिटी ऐसा हाफ फील्ड में क्यों होता है। जनरली हाफ फील्ड भी ज्यादा स्टेबल माना जाता है, लेकिन क्यों, उसके बारे में बात करेंगे। खैर, फीलिंग और ऑर्बिटल, क्या हम जब इलेक्ट्रॉन्स को फील करेंगे ऑर्बिटल में, है ना, व्हाट शुड बी द रूल? रूल क्या होगा? पहला रूल है जिसको कहते हैं अफबॉस प्रिंसिपल। ठीक है, अफबॉस प्रिंसिपल क्या होता है? अफबॉस रूल या अफबॉस प्रिंसिपल कहेंगे, प्रिंसिपल। ये क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ
जिसका एनर्जी कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में रहेंगे। ठीक है, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल विल बी इन अकॉर्डेंस टू द इंक्रीजिंग एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स। सबसे कम वाले में पहले, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। बात आया समझ में? तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है ना, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल will be in accordance to increasing order of their what energy। मतलब इलेक्ट्रॉन का फीलिंग ऑर्बिटल में किसके हिसाब से होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से। जिसका कम एनर्जी उसमें पहले, उससे ज़्यादा में फिर इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसका उससे ज़्यादा एनर्जी फिर उसमें इलेक्ट्रॉन, फिर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन। मतलब कम एनर्जी इसमें रहेगा, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें रहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फीलिंग के लिए पहला रूल है, यू हैव टू ओबे अ बॉल्स प्रिंसिपल। ठीक है, दूसरा तुमको क्या ओबे करना पड़ेगा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये क्या है भाई, है ना, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हम चौथे क्वांटम नंबर के बारे में बताए थे, है ना, जिसके बारे में बताए थे वो जॉर्ज और सैमुअल बोल के दो साइंटिस्ट है, उनका प्रीवियस नेम मुझे याद है। वो लोग क्या बोले थे कि चौथे क्वांटम नंबर भी है जिसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। बात आया समझ में, कि मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व भी नहीं करते, मतलब अपने एक्सिस में स्पिन भी करते हैं। तो स्पिन का तरीका दो हो सकता है, एक अपवर्ड स्पिन और एक डाउनवर्ड स्पिन। तो उसको सिंबलाइज कर दिया गया +½ और -½ सिंबल से। मतलब मान लो अगर हमने +½ को माना अपवर्ड स्पिन, तो -½ को हमने मानेंगे डाउनवर्ड स्पिन। क्यों, किसी को भी कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, है ना, ये चॉइस है हमारे पास, जस्ट अ नंबर टू एज्यूम कि अपवर्ड स्पिन है कि डाउनवर्ड स्पिन। तो बोले मतलब कभी भी कोई एटम में, कोई भी एटम, मतलब सेम अगर एटम है, सेम एटम है, एक ही एटम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विल हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम। ये इनका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। समझा देते हैं क्या बोलना चाहते हैं। क्या बोले ये, नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom will have all 4 quantum numbers same। मतलब कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का निकालो एक एटम में, उनका कभी भी चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, है ना। घबराओ मत, जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे, है ना, तो उसके बाद हम तुम्हें समझाएंगे कि एक्चुअली इनका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। हम तुमको इसको पहले ये करके दिखाएंगे, तुम्हें मतलब फिट करके दिखाएंगे। अब इसके बाद आता है तीसरा रूल, दैट इज नोन एज हंट्स रूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फीलिंग कुछ इस तरह से होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भरते। अगर मान लो डीजेनरेट्स ऑर्बिटल, डीजेनरेट्स का मतलब कोई ऑर्बिटल जिसका एनर्जी सेम है। अब फिर क्या करेंगे सर, अगर एनर्जी सेम है तो एनर्जी डिफरेंट रहेगा तब ना, कम वाले में पहले इलेक्ट्रॉन, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। लेकिन क्या हो अगर ऐसे ऑर्बिटल एक से ज़्यादा जिसके पूरा एनर्जी सेम है, n भी सेम है, l भी सेम है, n + l भी सेम है, फिर क्या करेंगे। तो बोले पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल फील होगा, फिर जाके इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग स्टार्ट होगा। हम बोले एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। लेकिन उनका कहने का मतलब है कि 2 जो इलेक्ट्रॉन रखना है ना, तो डायरेक्टली पहला में 2 नहीं भरने का है। अगर सेम एनर्जी है तो पहले सिंगल 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 भरो, फिर जाके इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, तुम्हें पेयरिंग करना है। दैट इज नोन एज हंट्स रूल। क्लियर है। हर ऑर्बिटल के पास जब तक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ना आ जाए, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, तब तक पेयरिंग नहीं होगा, है ना। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, डज नॉट टेक प्लेस until all orbitals has single electrons in it। पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक सब ऑर्बिटल के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ना आ जाए।
अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसके रूल के बारे में। अब इसको हम लोग अप्लाई करने को सीखते हैं कि कैसे सर इसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इसी को अप्लाई करके हमें क्या सीखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम्स, क्योंकि ये हमें सिखाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर तुम्हें समझाते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर हमको करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कोई सोडियम का करना है, लेट से सोडियम का करना है 11, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1s 2s 2p, है ना, गिन लेंगे। हम बोले s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, p में मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम 10, 5 में भी स्टेबल रहता है ना, f में मैक्सिमम 14 और तुम्हारा 7 में भी स्टेबल रह सकता है। तो कैसे भरते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन भर लो, यहाँ पे 2 भर लो, यहाँ पे 6 भर लो, क्योंकि s में 2 भर सकते हैं ना मैक्सिमम, 2 2 4 6 10, टोटल कितना है 11, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन है हम यहाँ पे क्या भर देंगे 3s1। लेकिन अगर एक्चुअली में इसको खोल के देखो तो बातें समझ में आएंगी। अरे यार ये क्या हो गया, ओके, इसको अगर खोल के देखेंगे तो बातें समझ में आएंगी। देखो ये s ऑर्बिटल है 1s, ये क्या है 2s, ये क्या है 2p, और यहाँ पे क्या है 3s। पहले रूल क्या कहता है, देखो 1s का एनर्जी क्या है, कम है, इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन किस में होंगे 1s में। पहला एक ऐसा इलेक्ट्रॉन और दूसरा एक ऐसा सिंबल है। ये ऐसा का मतलब है अपवर्ड स्पिन, ऐसा का मतलब है डाउनवर्ड स्पिन। मतलब पहले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा। बात आया समझ में, क्लियर। ये है मतलब, सॉरी ऐसे नहीं, मतलब एक ऐसे घूम रहा होगा अपने एक्सिस में, एक ऐसे घूम रहा होगा तो एक ऐसे घूम रहा होगा, क्लियर है ना। ये अब चूंकि इससे ज़्यादा इसका एनर्जी है, यहाँ पे पहले फीलिंग होगा, यहाँ देखो यहाँ एनर्जी अलग अलग है, इसका n+l का वैल्यू कम है, सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा है तो उसका एनर्जी उससे ज़्यादा है। तो पहला रूल किसको ओबे कर रहे हैं, अफबॉस प्रिंसिपल। तो अफबॉस प्रिंसिपल के हिसाब से पहले कम वाले में इलेक्ट्रॉन को भरो, ठीक है, फिर उससे ज़्यादा में इलेक्ट्रॉन को भरो। हमने इसको भी भर दिया, है ना। अब सवाल है इस ऑर्बिटल का, इसमें एक डब्बा नहीं है, कितना डब्बा है, 3 डब्बा है, और तीनों डब्बा 2p का है, 2px 2py और 2pz। इसका मतलब n+l वैल्यू तीनों डब्बा का सेम है। ये भी 2p का हिस्सा है ना, 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, p मतलब 1, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 2 + 1, तो भाई तीनों का n भी सेम है, l भी सेम और n+l भी। तो ऐसे ऑर्बिटल को हम डीजेनरेट्स ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, डीजेनरेट्स ऑर्बिटल, है ना। इसका क्या मतलब होता है सर, ऑर्बिटल्स विथ सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स विथ सेम एनर्जी। अब यहाँ पे जब सेम एनर्जी का बात आता है ना, यहाँ किसका रूल को मानेंगे, हंस रूल, ठीक है। यू कैन नॉट डायरेक्टली राइट 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज नॉट द मेथड टू राइट द 2 इलेक्ट्रॉन, इंस्टीड व्हाट यू हैव टू राइट, पहले इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी सेम है, पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भरेंगे। कैसे भरेंगे, सिंगल सिंगल भरेंगे, फिर स्टार्ट होगा पेयरिंग। दैट इज द रूल नोन एज, जो लास्ट वाला था, हंस रूल। क्लियर है। क्या फर्क पड़ जाएगा सर, क्या फर्क पड़ जाएगा, दिखा देंगे फर्क क्या पड़ सकता है। ये सिंपल वाला दिखा रहे थे, अब यहाँ पे क्या आएगा, क्लियर है। अब एक रूल छूट गया, दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहते थे, एक एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों के चारों प्रिंसिपल चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। चलो चेक करते हैं, ये 1s का इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी 1s का, तो बोलो 1s का इलेक्ट्रॉन, ये पहला इलेक्ट्रॉन का भी n का वैल्यू क्या है 1, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी n का वैल्यू क्या है 1, ऑब्वियसली l का वैल्यू 0, l का वैल्यू 0, ऑब्वियसली m का वैल्यू भी 1, m का वैल्यू भी 1, क्योंकि एक तो डब्बा है, तीनों तो सेम हो गया। चौथा डिफर कर रहा है, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, एक अपवर्ड स्पिन है और एक डाउनवर्ड स्पिन। चारों के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। अरे चलिए ना, कोई बात नहीं, आप एक काम करते हैं कीजिए कि ये लीजिए ना, इसमें n+l का वैल्यू तो सबका सेम है, इसका 2 सीधा सीधा वाला लीजिए ना, तब देखेंगे। चलो 2 सीधा सीधा वाला ले लेते हैं। इसको देखना, 2p का एक ऐसा इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2p का एक ऐसा इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, ठीक है। अगर यहाँ ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे,
अगर ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, ऑब्वियसली हमारा n का वैल्यू सेम है, n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू p है, l का वैल्यू p है, स्पिन भी सेम है, स्पिन क्या है, सेम है, दोनों का अपवर्ड स्पिन। अब आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, है ना, इसका और इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या डिफरेंस है, ये अलोंग x एक्सिस घूम रहा है, ये अलोंग y एक्सिस घूम रहा है, दैट इज द ओरिएंटेशंस, द डिफरेंट ऑफ ओरिएंटेशन। क्या हम यही बोल रहे हैं, यही है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कहीं से भी उठाओ दो इलेक्ट्रॉन को, उनका चारों क्वांटम नंबर सेम कभी नहीं हो सकता, 3 सेम हो सकता है, चारों कभी नहीं सेम हो सकता। आया बात समझ में या नहीं आया समझ में, क्लियर है, दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नो टू इलेक्ट्रॉन्स विल हैव द ऑल फोर्स क्वांटम नंबर सेम। आया बात समझ में, क्लियर है। अब आपने तो सर ऐसा लिख दिया, खैर कोई नहीं, इससे नीचे का हम एक ले लेते हैं एटम्स, किसको ले ले, फ्लोरीन को ले लेते हैं, है ना, एटॉमिक नंबर 9, क्लियर है ना, 1s 2s 2p, है ना, यहाँ पे 2 2 4, ठीक है, यहाँ कितना भरेगा, क्लियर है ना, ये सिंपल लग रहा है ना। अब देखो ऑब्वियसली इसका एनर्जी अलग है, इसीलिए इसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अब इसका भी एनर्जी अलग है, इसमें भी पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लेकिन इनका तो एनर्जी सेम है ना, ठीक है ना। अगर तुम इलेक्ट्रॉन भरोगे तो कैसे भरोगे, ऐसे ऐसे ऐसे, आया बात समझ में, फिर होगा पेयरिंग, दैट इज द रूल। आया बात समझ में, पहले सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर होगा पेयरिंग। लेकिन क्या हो अगर यहाँ पर भी बोल रहे हो, यहाँ भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग पहले 2 पेयर कर देते हैं, लास्ट में एक को रखते हैं, फिर कहाँ गलत साबित हो रहा है, अब यहाँ पे गलत साबित होगा ऑक्सीजन पे 8, ये तो सेम चलेगा, इसमें चेंज करते हैं ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का 8 है, यहाँ 2 2 4 हो गया, और कितना बचा, 4 बचा, 1 2 3। लेकिन अगर तुम पेयरिंग करते तो क्या लिखते हैं, पहला में भी 2 लिखते हैं और दूसरा वाला में भी 2 लिखते हैं, और लास्ट को वैकेंट कर देते हैं ना, समझ में आया। इसीलिए हमें हंट रूल को मानना ही होगा, है ना, पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भरेंगे, फिर जाके पेयरिंग स्टार्ट होगा, क्लियर है। अब तुम्हारे मन में ये सवाल होगा कि इसको याद कैसे रखे, है ना, हम इसको याद कैसे, अरे यार इसको क्यों मिटा रहे हैं, सेम एनर्जी, है ना। अब तुम्हारे मन में होगा कि इसको याद कैसे रखे, तो तुम्हारे लिए एक ट्रिक है इसको याद रखने के लिए, है ना। कैसे याद रखना है, तुम पहले लिखना 1s, फिर यहाँ पे लिखना 2s और 2p, क्योंकि दूसरा सेल, तीसरा में क्या आएगा 3s 3p 3d, चौथा में क्या आएगा 4s 4p 4d 4f। इससे ज़्यादा लंबा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं पूछा जाएगा, घबराओ मत, है ना। फिर तुम क्या करना है, इसको एक एरो खींचना, कैसे एरो खींचना, इस तरह से डायगोनल एरो खींचना, है ना। नाउ सी, ध्यान से देखना, ठीक है, फिर से एक ऐसा एरो खींचना, ठीक है, फिर एक ऐसा एरो खींचना, फिर एक ऐसा एरो खींचना, फिर एक ऐसा एरो खींचना, ठीक है। अगर आगे जाते तुम तो और डायगोनल में आ जाता हमारा क्या जाता 5s 5p, तो ये एरो आके उसी में कटता, 5s में आके कटता, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से गिनो, ऊपर में क्या सबसे पहले किस में एरो कटा है, फिर 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 ओहो लिखने भूल गए क्या, ठीक है, 1s 2s 2p, है ना, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, फिर 4p 5s 4d। टेंशन खत्म हो गया ना, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, तो रटने का टेंशन खत्म हो गया। दैट व्हाट यू हैव टू राइट कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p, ऐसे करके तुमको बस एक एरो खींचना है। बहुत ध्यान से, बच्चे क्या करते हैं गलती में एरो खींचने के टाइम में इसको ऐसे खींचते हैं और इसको पता नहीं किस तरह से इसे जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं, ये दोनों सिंगल एरो रहेगा, फिर ऐसा एरो, फिर तुमको अपने से मतलब परफेक्ट डायगोनल दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, परफेक्ट डायगोनल दिखना। अगर तुम्हें ऐसा लगेगा तुम समझ में आ जाएगा कि भाई एरो कहाँ से जाएगा, पहले 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d एंड सो ऑन। जनरली इतना तक याद रख लो, ये काफ़ी है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब सवाल मेरा ये है
क्यों जरूरत पड़ा इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का? क्या हम पहले नहीं पढ़ रहे थे क्या? के एलिमेंट सेल वाले पढ़ रहे थे ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हमने तो पढ़ा था 2, 8, 18 है ना, 32 वाला तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ा था। तो फिर इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ऐसा क्या बात है जो उसमें नहीं है? अब समझते हैं। हमें कहाँ तक पढ़ाया गया था? 20 तक, क्योंकि 20 तक वहाँ पे बैठता है, 20 के बाद वो गलत बताता है। गलत बताता है कैसे? आयरन का जरा निकालना, आयरन का Fe26 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल के दिखाओ जरा जल्दी से। वो तुम्हारा नॉर्मल मेथड से, तो जो तुम 2, 8, 18 वाला कर रहे थे ना मेथड, उससे जरा आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयरन का इस मेथड से, जो पुराना मेथड था हमारा, पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8, कितना हुआ 10, और हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा 16। तीसरा सेल में 18 मैक्सिमम हो तो रखेंगे, या 18 से ज्यादा हो तो 18 रखेंगे, लेकिन इससे एक भी कम हो तो 8 रखेंगे। कितना रखेंगे? तो 18 से कम है ना 16, तो क्या रखेंगे 8। कितना हो गया 18, 8 कितना हो गया 26, लास्ट में क्या आ रहा है 8। मतलब क्या ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है? क्या आयरन इनर्ट गैस है? दिमाग घूम गया ना। ये कन्फिग्रेशन किसका आता था? नोबेल गैस का आता था ना। ये कन्फिग्रेशन किसका आता था? नोबेल गैस का आता था। अब सवाल है आयरन बताना क्या है? क्या आयरन का वैलेंसी 0 होता है? ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है? आयरन का वैलेंसी क्या होगा? क्योंकि इसके तो ऑक्टेट सेटिस्फाई है, ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये तो आयरन ये बोल रहा है, जबकि हम जानते हैं आयरन मेटल है, आयरन का वैलेंसी 0 नहीं हो सकता। आयरन का वैलेंसी +2 भी होता है और +3 भी होता है। दैट इज द प्रॉब्लम। मतलब उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में प्रॉब्लम है, इसीलिए हमें एक नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। आया बात समझ में? गलती क्यों आया समझ में कि क्यों हमको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ना है? आई होप सो वी आर क्लियर हियर, समझे? खैर, अब इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, बट यू हैव टू रिमेंबर एटलीस्ट अप टू 30। जो तुम्हें याद रखना है एटम्स के कितने नाम, अप टू 30 याद रखने। फिर उसके बाद तुम क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालोगे। चलो उससे एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन तुम्हें दे देते हैं, है ना। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैंगनीज, है ना। मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25 निकालो। कौन सा मेथड से? हमारा नॉर्मल मेथड से। आयरन को भी निकालो, हमारा नॉर्मल मेथड से। नॉर्मल मतलब अभी जो पढ़े हैं उससे निकालो। चलो निकालो, अभी जो पढ़े उससे निकालो। वो याद रखना 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4s 3d। खाली याद रखना 4s 3d से पहले आता है। क्यों आता है वो जानते हैं रूल, लेकिन तुमको खाली याद रखना है, क्योंकि हर टाइम तुम थोड़ी चेक करोगे। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। क्यों? एनर्जी के अकॉर्डिंगली। क्लियर है? दिस इज आवर न्यू इलेक्ट्रॉन। अबे डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसे लिख, जब जरूरत पड़ेगा तब बताएंगे डब्बा कब बनाना है। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करो और टेल मी किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। देखो देखो देखो, चेक कर लो अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या लिखेंगे? 1s 2s 2p 3s 3p, है ना। चेक करते कहाँ तक पहुँच रहा है ना। 4s 3d यहीं तक जाता है जनरली हमारा। ये हमारा 2 रख दिए, 2 रख दिए, है ना, 6 रख दिए, फिर 2 रख दिए, फिर 6 रख दिए, फिर 2 रख दिए। कितना हो गया? 6 4 10, 2 12, 12 6 18, और 18 2 20, और कितना बचा भाई? 5। सही है, 5 रख दिए। क्लियर है? वेरी गुड। इसमें कैसे करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। क्लियर है? समझ में आ गया? वेरी गुड। अब इसको हम शॉर्टकट में भी कर सकते थे अगर हम चाहते तो। हम क्या करते हैं, हम कुछ इनर्ट गैस का सहारा लेते इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को करने के लिए। मतलब उससे पहले जो इनर्ट गैस आते हैं, जैसे हम जानते हैं ना, यहाँ तक एक इनर्ट गैस है 18, किसका एटॉमिक नंबर है? आर्गन। आर्गन इनर्ट गैस है ना, तो हम इनर्ट गैस का सहारा ले सकते थे। मतलब अगर तुम चाहोगे तुम डायरेक्टली लिखोगे
आर्गन 18 4s2 3d5, ये भी सही कन्फिग्रेशन है, ये भी चलेगा, है ना। लेकिन तुम ये याद होना चाहिए उसके बाद क्या स्टार्ट होगा। सर कैसे पता करेंगे, ये थर्ड चैप्टर में सिखाएंगे कि इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये बहुत डिफिकल्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसान बना सकता है, ये इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें ट्रिक है कि कैसे पता करेंगे, ये हमारे थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसमें समझ में आएगा ये चीज़ें। क्लियर है। अब मेरा सवाल ये है, चलो ना हमको जरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके दिखाओ क्रोमियम का और कॉपर का। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, तो है ना 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ऐसे निकाले सब बच्चा लोग। जैसे ऐसा नहीं निकाला है, ऐसे निकाले सब बच्चे लोग, वेरी गुड। गलत हो तुम लोग। अब आगे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ा इसका अलग है। अब सवाल है सर ऐसा क्यों, हम कुछ बोले थे तुमने गौर नहीं किया। हम क्या बोले थे, डी ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है 10 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो क्या होता है ना, ये D4 नहीं बनाता है क्योंकि D4 में थोड़ा कम स्टेबल रहता है, ये S से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्या बनाने के लिए, D5 बनाने के लिए। तो ये क्या करता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है 4s1 3d5, S में एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब बोलोगे सर ऐसा तो सबका होगा, 4s0 इससे पहले जो होगा हम 4s0 3d5 कर देंगे, ना 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 वो नहीं कर सकते, S में एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जो हमारा एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, वो हमारा कॉपर और क्रोमियम है 30 तक। सिर्फ क्रोमियम और कॉपर में ऐसा होता है, समझ में आया। और यही चीज एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में वही पूछा जाता है जो डिफरेंट होता है, जो सेम होता है वो एग्जाम में कभी भी पूछा नहीं जाता है, समझे बच्चा लोग। इसीलिए जो डिफरेंट होता है उसको ज़्यादा याद रखना, क्योंकि वही एग्जाम में पूछा जाता है। अब सवाल है डिफरेंट एक्सेप्शन क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। डी क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है 5 में। क्यों सर, बताएंगे आगे बताएंगे, ठीक। कॉपर का भी वही हाल है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। वी कैन नॉट राइट 4s2 3d9 क्योंकि हम बोले 5 या 10 पे डी ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए 2 एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। अब सवाल इसका रीज़न क्या है, इस एक्सेप्शन का क्या रीज़न है। रीज़न ये है कि जो हाफ फील्ड होता है या फुल फील्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। सवाल स्टेबल क्यों होता है ज़्यादा, क्योंकि जब इसके पास डी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसको कहते हैं सिमेट्री। क्या कहते हैं, सिमेट्री। और सिमेट्री स्टेबिलिटी का एक वजह है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ जितना सिमेट्रिकल होता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, कोई भी चीज़ों को, है ना, जितना सिमेट्री। अब एक बात बताओ, जैसे मिसाल के तौर कोई भी चीज़ ले लो, जिसका कन्फिग्रेशन जितना अच्छा होता है ना वो उतना मजबूत या उतना अच्छा होता है। अब तुम देखोगे ग्राफाइट या डायमंड के बारे में पढ़े हो, दोनों नॉन मेटल है, बट ग्राफाइट बहुत ही सॉफ्ट है, तुरंत टूट जाता है, और डायमंड बहुत हार्ड है। रीज़न उसका सिमेट्री। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त अरेंजमेंट से, उसका परफेक्ट, है ना, अरेंजमेंट से उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके वजह से डायमंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें सिमेट्रिकल चीज़ें आती हैं। समझ में आया कि नहीं। बट हमारा ग्राफाइट का बात करेंगे तो उतना अच्छा स्ट्रक्चर उसका, उतना अच्छा ज्योमेट्री नहीं होता, कन्फिग्रेशन उतना अच्छा नहीं होता, जिससे वो स्टेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं सिमेट्री भी स्टेबिलिटी का वजह है, पहला। दूसरा, अगर यहाँ पे इसमें हम भर भी देंगे इलेक्ट्रॉन, है ना, वो भी सिमेट्री ही बताएगा, क्योंकि सेम जैसा। सिमेट्री का क्या मतलब होता है, सेम जैसा, सेम जैसा को हम कहते हैं सिमेट्री, है ना। और दूसरा वजह ये है एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास क्षमता है कि वो यहाँ भी मूव कर सकता है, यहाँ भी मूव कर सकता है, यहाँ भी मूव कर सकता है, और यहाँ भी मूव कर सकता है, क्योंकि सब एनर्जी क्या है, और सेम एनर्जी है ना। तो कहीं का एनर्जी, कहीं भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा सकता है कि नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके प्लेस में जा सकता है, इसके प्लेस में भी मतलब एक्सचेंज कर सकता है एनर्जी को। और कोई भी जब एक्सचेंज एनर्जी करेगा तो एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है, एनर्जी। और एनर्जी रिलीज का मतलब एनर्जी का कम होना, और एनर्जी का कम होना मतलब स्टेबिलिटी। आया बात समझ में। दैट इज व्हाई जो हाफ फिल होते हैं या फुल फिल होते हैं वो क्या माने जाते हैं, स्टेबल माने जाते हैं। क्लियर है, क्योंकि सिमेट्री पहला। दूसरा, उनके पास सब के अगर सेम रहेंगे तो ज़्यादा एक्सचेंज का
उन्हें चांस मिलेगा। क्योंकि मान लो अगर सम नहीं, सब सेम नहीं है ना, यहाँ पे ऐसा 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 और एक ऐसा है, तो यहाँ ये 3 सेम है, यहाँ ये अलग है, तो ज़्यादा चांसेस नहीं है ना एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए। सेम होंगे तब एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे, और जितना ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज करेंगे उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गया बच्चा लोग? और तुम्हें किस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को नहीं भूलना है, क्रोमियम और कॉपर को, प्लीज रिमेंबर, क्योंकि यही क्रोमियम और कॉपर है जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, है कि नहीं? इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चा लोग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।